हेलो ऑल ऑफ यू, मैं आशीष पाठक आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपसे रूबरू हूं। फिजिक्स में ऑप्टिक्स की बातें लास्ट वीडियो में हम लोगों ने की थी और उसमें हमने स्फेरिकल जो हमारे सर्फेसेस थे उनसे रिफ्रैक्शन को जाना था और उस रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में हमने सबसे पहले एक कॉन्केव सरफेस ली थी और उसके थ्रू रिफ्रैक्शन अवतल पृष्ठ के द्वारा जो अपवर्तन होता है उसको सीखा था। आज हम लोग उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में जो कॉन्वेक्स हमारा सरफेस होगा, जो उत्तल पृष्ठ होगा, उसके द्वारा अपवर्तन किस प्रकार से होता है उसको जानेंगे, उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, उसकी गणितीय विवेचना भी करेंगे, सूत्र को भी प्राप्त करेंगे उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बने हुए किरण आरेख पर दृष्टि डालते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एस पी एस डैश एक ये उत्तल पृष्ठ है जो उसके बाईं ओर n1 निरपेक्ष अपवर्तनांक के विरल माध्यम को, उसके दाईं ओर n2 निरपेक्ष अपवर्तनांक के सघन माध्यम को अलग करता है। ये अलग करता है एस पी एस डैश, यानी कि इसके इधर बाईं हाथ पर जहां आप देख सकते हैं ये विरल माध्यम है जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है और दाहिनी तरफ n2 सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। T इस उत्तल पृष्ठ का पोल है, ध्रुव है और इससे होकर के इसकी प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष जाती है। साथ ही साथ ये जो हमारा उत्तल पृष्ठ है, जो कॉन्वेक्स हमारा सरफेस है, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है या हम कहें वक्रता केंद्र है वो C है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। अब हमने इस उत्तल पृष्ठ के जरिए अपवर्तन को समझना है, सीखना है, जानना है, तो हम क्या करते हैं कि इसकी जो मुख्य अक्ष है उस पर हम एक बिंदुवत वस्तु, यहाँ पर पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो O बिंदु पर रखा हुआ है, बिंदुवत वस्तु है। तो सबसे पहले O से एक किरण हमारी चलती है और इस उत्तल पृष्ठ पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो इस उत्तल पृष्ठ पर इस O से चलने वाली किरण का देखिए इधर से जा रही है A है, अर्थात OA आपतित किरण है। जब हमने जान लिया कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस A है और इस बिंदुवत वस्तु से चलने वाली किरण उत्तल पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है, तो हमने वहीं पर अभिलंब नॉर्मल भी खींच लिया। नॉर्मल कैसे खींचते हैं आप समझ लें स्पष्ट रूप से। जब यहाँ पर हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र हमको पता था तो वक्रता केंद्र से उस बिंदु को मिलाती हुई रेखा हमने खींच दी। और आपको ये ज्ञात होना चाहिए जो भी हमारे पास जिस पृष्ठ से ये काटा गया होगा, जिस गोलीय भाग से हम कहें जब किस गोले से इसको काट कर बनाया गया होगा इस हमारे कॉन्वेक्स सरफेस को, उसका ही ये सेंटर है, इसलिए यहाँ से जाने वाली कोई भी रेखा वो अभिलंब होगी। तो ये हमारे पास कह सकते हैं CA और इसको अगर आगे हम नाम दे दें यहाँ N, तो CAN ये हमारे पास हो जाएगा नॉर्मल। ये कहलाएगा अभिलंब। किस पर कहलाएगा? बिंदु A पर। बिंदु A पर ये अभिलंब हो जाएगा। और एक चीज और यहीं से स्पष्ट कर लें आप लोग। अब हमारे पास अभी आगे चित्र को हम नहीं देखते हैं, O से A पर गई है ये किरण जो आपतित किरण है और CAN अभिलंब है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है आप देख सकते हैं यहाँ कौन सा कोण बन रहा है? NAO या OAN, ये आपतन कोण होगा जिसको हम I से कह सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही यहाँ A बिंदु पर किरण आपतित होती है आपको पता है, अब यहाँ के बाद सघन माध्यम है तो किरण इसके बाद सघन माध्यम में जाएगी और सघन माध्यम में जाने पर किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। आपने पढ़ा है अपवर्तन में, पहले आपको पिछले वीडियोस में पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें। तो ये किरण अब जो यहाँ से जा रही थी ये कुछ इधर की तरफ जाती, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक गई और अभिलंब की ओर झुक करके A से इधर K की तरफ चली गई। हमने मान लिया इसने जो अब पथ है अपना बदला और ये A के पथ पर चली गई। अब हम इसको अगर पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये वापस आकर के यहाँ पर इस अक्ष को I पर मिलती है। इस प्रकार O वस्तु का I पर हमको प्रतिबिंब मिलता है
और ये प्रतिबिंब आभासी होता है। क्यों आभासी होता है? आभासी इस कारण से होता है क्योंकि किरण को पीछे बढ़ाने पर ये प्राप्त हुआ है, ये वास्तविक रूप में नहीं बना हुआ है। तो ये आभासी या वर्चुअल इमेज, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ की हमको कहां मिल गई? आई पर मिल गई। अब हमने देखा कि अब इस किरण को भी हमने आगे बढ़ा दिया है और इसको पीछे बढ़ा करके प्रतिबिंब भी प्राप्त कर लिया है। अब पुनः हम देखते हैं, हमको ये पता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण होता है, वहीं हमको ये भी पता है कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण होता है। तो अब आप देखें यहां ध्यान से कि इस अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाया गया है, ये किरण है और ये अभिलंब है, तो इनके बीच का जो कोण है NAI, कोण NA कैपिटल I, ये हमारे पास कहलाएगा अपवर्तन कोण स्मॉल r। और इसी तरीके से इस तरफ देखें आप, सघन माध्यम की तरफ अगर आप देखना चाहें तो ये हमारे पास अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है, इनके बीच जो कोण बनता है ये हमारे पास क्या है? ये भी अपवर्तन कोण है। तो ये बराबर होगा कोण KAC के, ये दोनों हमारे पास अपवर्तन कोण है। अब हमारे पास आपतन कोण पता चल गया, अपवर्तन कोण पता चल गया। बिंदु, जो बिंदुवत वस्तु थी वो O पर है, उसका प्रतिबिंब I पर है और वक्रता केंद्र C पर है। तो कुछ दूरियों को भी हम जान लेते हैं। आपको इसके पहले समझा है, जाना है आपने पिछले वीडियोस में देख करके कि ध्रुव से जो वक्रता केंद्र की दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हमने कैपिटल R से प्रदर्शित किया है। P से लेकर C तक की दूरी जो है ये हमारे पास कैपिटल R है। दूसरी चीज, हमारे पास इस ध्रुव से वस्तु तक की दूरी अर्थात हम कह सकते हैं PO, ये हमारे पास वस्तु की दूरी है, इसको U से कहते हैं, लेकिन ये U इसका मान है, ये बाईं ओर है तो हम इसको -U कहेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। इसी प्रकार से P से लेकर प्रतिबिंब कैपिटल I तक की दूरी PI, इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये भी बाईं ओर है इसलिए ये -V होगी। ये इतनी चीजें स्पष्ट हो गई। अब हम चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर कुछ ज्योमेट्री हम अप्लाई करते हैं, ज्यामिति अप्लाई करते हैं। तो ज्यामिति अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप देखें स्टूडेंट्स, हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं, ट्राइंगल AOC, ट्राइंगल AOC में ध्यान देंगे आप, मैंने जो लास्ट कॉन्केव सरफेस वाला किया था उसमें भी हमने इस प्रॉपर्टी को यूज किया था। तो अगर आप इस ट्राइंगल को देखेंगे AOC, तो इस CA को N तक बढ़ाया गया है, तो एक बहिष्कोण हमको मिलता है। यहां पर देखेंगे आप, ये जो कोण है I, ये इसका बहिष्कोण है। I क्या है? बहिष्कोण है। और बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और इसको आप जान लीजिए। तो इस लिहाज से ये I इसके सामने के दो जो इंटरनल एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होगा। तो दो इंटरनल एंगल्स के सामने इसके कौन कौन से हैं? एक अल्फा, ये यहाँ पर, और एक ये हमारे पास गामा। ये अल्फा बीटा गामा क्या है? ये अल्फा बीटा गामा वो एंगल्स हैं जो क्रमशः आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब मुख्य अक्ष से बनाते हैं। तो कहने का मतलब I बराबर हो गया हमारे पास अल्फा प्लस गामा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखें हमारे पास एक और हम ट्राइंगल लेते हैं, यहां से आप बहुत आसानी से देखते जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से ये प्रश्न आने वाले संभावित होते हैं और इनकी संभावना बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अंत तक बहुत ध्यान से देखिए। मैं कोशिश करता हूं बहुत आराम से आपको समझाऊं। एक और ट्राइंगल लेते हैं AIC। अब हमारे पास एक ट्राइंगल लेते हैं AIC में। अब इस ट्राइंगल में भी देखें, इस ट्राइंगल में भी कुछ वैसा ही है। बीच की चीजों को आप थोड़ा सा दिमाग से हटाइए, सिर्फ आप AIC पर दिमाग दीजिए तो आप देखेंगे फिर से ये C आगे बढ़ी हुई है और इसके साथ ही बहिष्कोण हमको R प्राप्त होता है। ये वाला हमारे पास, इसमें क्या है? R बहिष्कोण है। फिर वही प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी? जो मैंने आपको कही थी, बहिष्कोण सम्मुख अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो ये जो R है किसके बराबर हो जाएगा? अब देखिए इस ट्राइंगल में, AIC ट्राइंगल में जो हमारे अंतःकोण हैं वो है बीटा और गामा। इट मींस R इक्वल टू बीटा प्लस गामा। मैंने कहा था गामा बहुत ध्यान से बनाएंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो स्मॉल r और गामा में। अब हमारे पास I और R की वैल्यू इस तरीके से निकली है। अब स्नेल ना हमको क्या बताता है? स्नेल का नियम जो हम लोगों ने पढ़ा है, स्नेल के नियम से, जो कि अपवर्तन का द्वितीय नियम था, उससे आपको पता है कि साइन I अपॉन साइन R ये बराबर होता है 1n2। 1n2 का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? 1n2 का मतलब है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक।
तो ये हमारे पास पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपूर्णांक 1n2 है। तो हम यहां से इसको कह सकते हैं कि sin i इक्वल टू 1n2 sin r। अब यहां पर एक चीज हमको स्टूडेंट्स ध्यान देना है कि अगर ये हमारे पास ये जो i और r हैं, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये बहुत छोटे हों और एक कंडीशन और छोटे हों और रेडियन में मापे गए हों। अगर I और R छोटे हों और रेडियन में इनको नापा जाए तो sin I लगभग बराबर होगा I के और साथ ही साथ sin R लगभग बराबर होगा R के, और तब हमारी ये इक्वेशन हमको इस तरह मिल जाएगी I इक्वल टू 1n2 R। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट कर दें एक और इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो I की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 1n2 बीटा प्लस गामा। अब हम दोनों पक्षों में tan लगाते हैं, tan ऑपरेट करते हैं, तो ये हमको मिलता है tan अल्फा प्लस tan गामा इक्वल टू 1n2 tan बीटा प्लस tan गामा। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा। अब हमारे पास इस समीकरण को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जो कॉन्केव सरफेस का था लगभग सिमिलर तरीके का, आपको इसी तरीके का कुछ पैटर्न वहां पे मिला था। अब ये हमारे पास ट्राइंगल्स हमारे पास देखें, ये हमने ए से ये प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है AM। अब यहाँ आप देखें सबसे पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल AOM में अगर आप देखेंगे tan अल्फा क्या होगा, अल्फा के लिए परपेंडिकुलर है AM और हमारे पास बेस है OM, तो ये tan अल्फा हो जाएगा AM बाई OM। tan गामा, फिर से यहां देखिए ये गामा एंगल है हमारे पास, गामा के लिए परपेंडिकुलर AM और बेस CM, AM बाई CM 1n2 tan बीटा। अब यहां पर देखें इस ट्रायंगल में AIM में बीटा के लिए परपेंडिकुलर AM और बेस हमारा है IM। tan गामा के लिए अभी मैंने आपको बताया था AM बाई CM। अब यहां देखें दोनों साइड्स के ब्रैकेट्स में अगर आप देखें तो AM कॉमन लेंगे तो हम दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो वी विल गेट 1 अपॉन OM प्लस 1 अपॉन CM इक्वल टू 1n2 1 अपॉन IM प्लस 1 अपॉन CM। अब यहाँ कुछ चीजें हमको ध्यान से देखनी है स्टूडेंट्स। अब हमने ये लिख लिया, अगर ये जो हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस है, ये जो हमारा उत्तल पृष्ठ है, इसका द्वारक बहुत बड़ा हो, ये बहुत बड़ा अगर अपर्चर से काटा गया हो गोले से, तो क्या होगा, ये M बिंदु लगभग P के पास होगा, तो M बिंदु लगभग P पर आ जाएगा, संपाती हो जाएगा। और तब हम इन सारी दूरियों में क्या कर सकते हैं, इन सारी दूरियों में हम M को P की जगह पर मान सकते हैं। तो तब हमारा ये जो इक्वेशन है ये किस तरीके से हो जाएगा, यहां मैं मिटा देता हूं, आपको समझा चुका हूं। तो हमारे पास किस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएंगी, तब ये हमारे पास बन जाएगा 1 बाई OP इक्वल टू 1 बाई CP प्लस 1 बाई CP इक्वल टू 1n2 1 अपॉन IP प्लस 1 अपॉन CP। ध्यान दीजिए, अभी मैंने जो यहाँ आपको लिखा था वहां से वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। 1 अपॉन OP हमने अभी आपको बताया था O से P तक की दूरी, ये हमारे पास आपको दिखा हुआ U, लेकिन बाएं साइड है, मैंने आपको बताया था, तो ये हमारे पास माइनस U हो जाएगा। CP ये हमारे पास क्या है, C से P तक की दूरी, ये हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये दाहिनी ओर है इसलिए ये पॉजिटिव होगी। 1n2 1 अपॉन IP, I इमेज से पोल तक की दूरी है, लेफ्ट साइड में है, माइनस हो जाएगी, और CP रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पॉजिटिव है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ लाइन खींच देते हैं, माइनस 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन R इक्वल टू 1n2 अपॉन V निगेटिव, ये हमारे पास 1n2 निगेटिव है, ब्रैकेट में कर दिया, प्लस 1n2 अपॉन R। अब यहाँ से इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो 1n2 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर 1n2 अपॉन R माइनस 1 बाई R। अब आप देखें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको करते हैं, तो हमारे पास ये किस तरीके से हमको मिल गया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1n2 अपॉन V माइनस 1 बाई U बराबर 1n2 माइनस 1 बाई R। ये हमारे पास कॉन्वेक्स
सरफेस के थ्रू जब रिफ्रैक्शन होता है तो अपवर्तनांक का सूत्र प्राप्त हुआ। यही सूत्र हमको कॉन्केव सरफेस के थ्रू अपवर्तनांक के लिए भी प्राप्त हुआ था। इसको हम थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं। आपको पता है 1n2 इक्वल टू होता है n2/n1, जहां n2 दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, n1 पहले माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक है। अगर उसको हम यहाँ रखें तो n2/n1 v 1/u बराबर n2/n1 माइनस 1/r। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r। ये हमारे पास निरपेक्ष अपवर्तनांक के पदों में सूत्र मिल जाता है। इस प्रकार से हमने कॉन्वेक्स सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन को भी जान लिया, उसका फॉर्मूला भी डेराइव कर लिया। जो कॉन्केव सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन है और जो कॉन्वेक्स सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन है जिसको आज हमने डेराइव किए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए प्लीज इसको बार बार आप अभ्यास करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आप वीडियो को देखिए और इस पूरे जो डेरिवेशन है इसको समझ लीजिए। उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।